2013 की बात है। 2013 में पाकिस्तान की एक पूरी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एक इदारा है, जो अहले हदीस हैं, इनका एक ग्रोह है जमातुद्दावा। ये जो जमातुद्दावा वाले हैं, इनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इदारा है और जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का एक ज़िले का जो मौसूल था, जो नाज़िम था, मौसूल जो है वो भी बैठा हुआ था और बाकायदा सारी इनकी इंतज़ामिया जो है वहाँ पर मौजूद थी। उस मौसूल की मौजूदगी में और इंतज़ामिया की मौजूदगी में हमारी जो है वो बातचीत शुरू हुई। मैंने ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे, तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बहुत सारी आवाम जो है, बहुत सारे लोग जो है वो हल्का बनता गया और वो बैठते, यानी कि वो मेरी बातों की तरफ मतवज्जो हो गए। वो सुनते जब उनके ऊपर मैंने वाज़ह किया कि भाई ये दजाल यही जदीदियत है, दावतुल अर्द यही जो है, ये गाड़ियाँ, ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये मशीनें हैं, ये दावतुल अर्द है। इसी तरह मिसाल के तौर पर जो है वो क्रूड ऑयल क्या है, यानी हर चीज़ मैंने खोल कर वाज़ह की। जब मैंने तमाम हक़ाइक़ खोल कर वाज़ह किए तो मेरी एक बात को कहा गया, जी जो आप दलाइल दे रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ये वाक़तन हक़ है, तो आप जिस तरह ये दावत दे रहे हैं, इससे आप कितनों को दावत पहुंचा लेंगे। उस वक्त मुझे पूछा, जी आप ये कब से दावत दे रहे हैं लोगों के ऊपर, कब से ये हक़ वाज़े कर रहे हैं? तो मैंने कहा, जी मैंने ये 2011 में ये सफ़र शुरू किया था, ये बाकायदा ये दावत देने का सफ़र जो है वो शुरू किया था 2011 में। तो उन्होंने कहा, जी 2011 भी गया, 2012 भी गया, 2013 में भी गया, आज हम फर्स्ट टाइम जो है वो आपका नाम सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। किस ज़रिए से? वो भी आपके अपने ज़रिए से। ये 3 साल के अंदर 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 जो है वो हो गया, 2.5 से 3 साल के अरसे के दौरान हमने इससे पहले कभी भी ना आपके बारे में सुना था, ना आपकी दावत के बारे में सुना था। आप कहते हैं कि आप जो है 2011 से दावत दे रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप ये दावत जो है ये इस तरह फ़र्दन या गली मोहल्लों में, मुस्लिम मसाजिद में देने के बजाय इस वक्त जो बेहतरीन ज़रिया है मीडिया, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप कैमरा क्यों नहीं ख़रीदते? आप यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर आप ये दावत जो है इस ज़रिए से आप पहुँचाएँगे तो ये दावत जो है ये तो बच्चे तक पहुँच जाएगी। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर आगे और क्या हुआ? वहाँ पर ये हुआ कि जब वो हल्का हिबाब जो है बढ़ना शुरू हो गया, तो वो जो उनका मसूल और जो इंतज़ामिया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब मुझे जो है वहाँ से भगाने की कोशिश करना शुरू कर दी। कि उनकी चाहत ये थी कि मैं अब उठूँ, अपनी बातों को बंद करूँ, दावत को जो है वो ख़त्म करूँ, बंद करूँ और यहाँ से निकलूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो बातें बंदा कर रहा है, ये एक बात जो है वो लॉजिकल है, किसी बात को जुटलाया नहीं जा सकता, गलत साबित नहीं किया जा सकता। अब अगर हमारी जो आवाम है ये इसकी बातें सुन लेती है, क्योंकि जुम्मे के बाद का वक़्त था, जुम्मे में यानी कि आवाम जो था वो कसीर तादाद जो है वो जमा हो गई, तो उन्होंने कहा अगर ये लोग बातें सुन लेते हैं इसकी, तो बाद में लोग हमसे सवालात उठाएंगे। ज़ाहिर बात है, लोगों के दिमाग में जो हमने दजाल के बारे में, या जो बाकी दावतुल अर्द के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, दुखानिन के बारे में, या जो भी जितने भी अलामात व शरात हैं उनके बारे में, या महदी के बारे में, या ईसा के बारे में, अगर यानी कि ये चीज़ें जो हमने दिमागों में लोगों को ठोसी हुई हैं, उसके बरक्स सवाल आया, ये जो इससे दावत सुन रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा इन्होंने कोशिश की मुझे वहाँ से निकालें। फिर वहाँ से मुझे इन्होंने क्या किया, उस पूरे जो हल्का बना हुआ था, काफ़ी मजमा बन चुका हुआ था, उस हल्के से मुझे इन्होंने अलग करके बाहर सहन में घास वगैरह थी और वहाँ पर इन्होंने कुर्सियाँ और एक टेबल रख के, तो वहाँ पर जो है वो मुझे अपने साथ बिठाया। इनके जो है वो इंतज़ामिया के जो है वो 2 अफराद, मौसूल साहब और मैं, और मेरे साथ जो है मेरे एक भाई थे जो आज भी साथ हैं, यानी दोस्त मेरे भाइयों की तरह, तो वो भी साथ थे। वहाँ बैठकर तो फिर उन्होंने जो है वो तरह तरह की, मिसाल के तौर पर वीडियोस जो है वो दिखाना शुरू कर दी इंडिया के ख़िलाफ़। मुख्तलिफ यूट्यूब से क्लिप जो है अपलोड किए हुए, अपने मोबाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड किए हुए वो क्लिप जो है, जी ये देखें हम इंडिया के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, हम जो है काफिर के ख़िलाफ़ ये जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह ये यानी बात को मोड़ना शुरू किया। चाय ला रखी, मैंने कहा जी मैं चाय नहीं पीता, हम चाय नहीं पीते, और वाज़े किया चाय क्यों नहीं पीते, ये कोक पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, वो भी वाज़े किया। भैया अभी अंदर तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें वाज़े की कि ये सारे का सारा जो है फसाद है, ये जो है वो दजाल है। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, क्या ये फितरत मुहैया कर रही है? बहरहाल तो आप फिर वही कर रहे हैं। लेने का नतीजा ये निकला कि काफ़ी घंटों के बाद वहाँ से इन्होंने हमसे जान छुड़ाई, वहाँ से हमें निकाला। लेकिन जब निकाला तो उस वक्त भी यही कहा, यही मशवरा दिया कि आप इस दावत को आलमी सतह पर लॉन्च क्यों नहीं करते, आप इस दावत को कैमरे और जो है यानी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, मीडिया का इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं फैलाते। हमें ये मशवरा दिया गया। फिर इसके बाद 2013 की बात है, लाल मस्जिद, अगर वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उम्मीद है लगे होंगे, मैं एजेंसियाँ जो हैं उनको कहता हूँ
कि लाल मस्जिद के आसपास ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी कैम्स वगैरह जो है वो CCTV लगे हुए होंगे, जो है वो यकीनन लगे हुए हैं, और लगे उस वक्त भी लगे हुए थे 2013 में भी, लाल मस्जिद में भी होंगे, इतना बड़ा इदारा है यकीनन होंगे। और वहाँ पर इनके मोहतलिफ मुफ्ती हैं, वो भी इस बात की जो है वो अगर वो वाक़तन यानी कि सच बोलने वाले हैं तो वो कहेंगे हाँ जी वाक़तन ऐसी शख्सियत आई थी। मैं और मेरे वही दोस्त हम लाल मस्जिद में गए, वहाँ पर हमने कहा जी हमने जो अब्दुल अजीज़ साहब हैं उनसे मुलाकात करनी है, उनसे मिलना है। तो मकसद क्या था, मकसद यही दावत सामने रखनी थी। तो हमें जवाब मिला जी अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं वो उम्रा पर गए हुए हैं और कल उनकी वापसी है, अगर आप कल आ जाएँ तो आपकी हम मुलाकात करवा देंगे। यानी कि उनकी वापसी से उम्रे से 2013 में, ये अब अब्दुल अजीज़ साहब या मौलवी अब्दुल अजीज़, उन्हें पता है कि 2013 में जब उन्हें यानी कि उम्रा किया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डेट वगैरह, जिस डेट पर वो वापस आए थे उससे एक दिन कबल हम लाल मस्जिद गए थे। तो वहाँ पर इनके जो मुफ्तियान हैं, जो इनका जो दारुल इफ्ता था, वहाँ पर इन्होंने हमें बिठाया, और वहाँ जब बिठा के पूछा जी हाँ जी क्या यानी कि आपका कोई सवाल है, कोई मसला है या क्या। तो मैंने कहा कि भाई हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई मसला नहीं है, हाँ कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और मकसद हमारा ये था कि जो अब्दुल अजीज़ साहब हैं उनके सामने ये हक़ाइक़ हम रखते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो हक़ के तलबगार हैं, लिहाजा उनके सामने हम हक़ रखना चाहते हैं। अगर ये वाक़तन हक़ है तो इसे तस्लीम करें, लोगों के ऊपर वाज़े करें। अगर ये हक़ नहीं है तो हमें बताएं हक़ क्या है, ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ऐसा करें, आपकी जो दावत है, जो बातें हैं आप हमारे सामने रखें, तो हम जो है वो अब्दुल अजीज़ साहब तक जो है पहुँचा देंगे। ठीक है, बजाय इसके कि आपको दोबारा आना पड़े, तो हम जो है आपकी दावत को पहुंचा देंगे। हाँ ठीक है। अब वहाँ कुछ घंटे लगे और उनके ऊपर ये सारी की सारी दावत जो है वो वाज़े की, और उन्होंने फिर क्या किया, एक मुझे कार्ड दिया, अपना जो विज़िटिंग कार्ड है उसके ऊपर जो है वो दारुल इफ्ता के जो मोहतलिफ मुफ्तियान हैं उनके भी नंबर्स वगैरह जो लिखे हुए थे, मोबाइल नंबर्स वगैरह, उनके नाम वगैरह लिखे हुए थे, और कहा यानी कि आखिर पे ये कार्ड आप ले जाएं और कोशिश करेंगे आपसे रब्ता रहे, आपकी यानी बातें वाक़तन सारी ठीक हैं, परफेक्ट हैं, हक़ है। और ये तो वाक़तन हम जो उलमा हैं, उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो है बैठें और आपकी दावत को सुनें और इसके ऊपर जो है वो गौर व फ़िक्र करें, और इसको आगे जो है वो कैसे पहुँचाना है उसका लाएअमल तय किया जाए। बहरहाल अब ये मैं आपको एक दो वाक़े मैंने आपके सामने रखे, तो इसलिए नहीं रख रहा कि इसका कोई और गर्ज़ो काज या और कोई मकसद है, ये सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ एक बतौर मिसाल। जो दो वाक़े रखी, ये सिर्फ दो वाक़े नहीं हैं, बल्कि इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं। पाकिस्तानी मिसाल का फ़ौज हो, फ़ौज की मतलब चौकियाँ हों, वहाँ पर जिस चौकी पर बैठना हुआ वहाँ पर यह दावत दी, वहाँ पर जो हक़ खोल कर वाज़े किया। मिसाल के तौर पर 2013 की बात है, इस्लामाबाद में जो है वो ये जो इनका पासपोर्ट का जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, जहाँ पर जो है वो DG पासपोर्ट जो है वो बैठता है, तो वहाँ पर भी जो है हज़ारों की तादाद में मजमा था उस वक्त। जो है ये पासपोर्ट जिससे कि इसकी वो शार्टेज हुई थी, क्राइसिस बना हुआ था, तो हज़ारों के तादाद में वहाँ मजमा था, लोगों का लाइनें लगी हुई थी, और वहाँ पर उस मजमे के ऊपर भी यही सारा हक़ वाज़े किया। और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो आवाम थी, उन्होंने ना सिर्फ सराहा बल्कि मुझे कहा जी हज़रत साहब आप इस दावत को मीडिया पर क्यों नहीं लेकर आते, आप इस दावत को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाते। ये बातें तो आज तक हमें उलमा ने बताई नहीं हैं। बहरहाल ये आपके सामने वाक़यात क्यों रख रहा हूँ, ये वाक़यात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अहमद ईसा ने ऐसा नहीं किया कि छू मंतर करके अहमद ईसा जो है वो मीडिया पर आ गया और ये दावत जो है वो देना शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अहमद ईसा ने 2011 से लेकर 2015 तक ग्रास रूट लेवल पर यह दावत दी, और फिर मिसाल के तौर पर ये जो तंजीम इस्लामी वाले कहलवाते हैं, इन तक दावत जो 2013 में इन तक मुकम्मल दावत पहुँचाई इन्हीं के एक मुल्क के अमीर के ज़रिए। अगर इनके इस वक्त जो अमीर हैं उस मुल्क के वो सुन रहे हैं, तो वो अगर वाक़तन सच्चे हैं तो वो यानी सच बोलना चाहें तो वो इसकी तायद या तरदीद कर सकते हैं, तस्दीक या तरदीक कर सकते हैं। और फिर वो जो इनके उस मुल्क के अमीर थे, उनकी अमारत किस वजह से छीनी, वो पिछले गुज़श्ता 25 साल से तंजीम इस्लामी के उस मुल्क में अमीर थे, डॉक्टर इसरार के करीबी थे, और उनकी अमीरी जो अमारत थी गुज़श्ता 25 साल से जो चली आ रही थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से छिन गई क्योंकि ये जो अमीर साहब हैं, ये जो अहमद ईसा इसके साथ उठते हैं बैठते हैं, अहमद ईसा के साथ ताल्लुक़ है, अहमद ईसा ने इनको ब्रेन वॉश कर दिया है।
और वो जो अमीर साहब हैं, उस वक़्त जब उनकी अमीरी छिनी तो वो फ़ख्र करते थे कि मुझे फ़ख्र है कि, और मुझे कहते थे कि मेरा नाम लेकर कहते थे कि ये आपका मेरे ऊपर एहसान है कि आपने मेरी आंखें खोल दी जो गुज़श्ता 25 साल से बंद थीं। कि मैं ये समझ रहा था कि ये जो तंजीम इस्लामी है, ये वाक़तन जो है इसका मकसद जो है वही नबी पाक का दीन है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दीन का कायम करना है। मैं तो इस जो है वो धोखे का शिकार था। हकीकत तो आज आपकी वजह से वाज़े हुई कि नहीं, ये भी एक जो है वो कल्ट है। फिर बहरहाल हुआ क्या है, उन्होंने भी, वो जो अमीर साहब हैं, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मुझे बार बार फोर्स किया, मुझे बार बार यही कहा, मुझे बार बार मेरा नाम लेकर ये कहा कि आप इस दावत को ऐसा करें कि बड़ी सतह पर फैलाएं। उन्होंने मुझसे खतूत लिखवाते थे इसी दावत के, और अपनी जो तंजीम है उसकी जो ऊपर जो लीडरशिप है उसको भिजवाते थे। जो हाफिज़ आकिफ सईद है उसे वो मेरे लिखे हुए, मेरे लिखवाए हुए खतूत जो है भिजवाते थे इसी दावत के। बाकी जो इनकी लीडरशिप है उन्हें खतूत भिजवाते थे, और नतीजा क्या निकलता था, नतीजा ये निकलता था कि उधर से फतवे आ जाते थे। अमीर साहब, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाद में नाम लेना पड़ा तो नाम भी लेंगे, अमीर साहब जो हैं उनके ऊपर फतवे आ गए कि आप जिस बंदे के साथ उठ बैठ रहे हो, जिस बंदे के साथ आपका ताल्लुक़ है, ये आपको गुमराह कर रहा है, ये आपको मकसद से हटा रहा है, लिहाजा आप ऐसा करें, इस शख्स को छोड़ दें, इससे ताल्लुक़ तोड़ लें, वरना आपको हम तंजीम से निकाल देंगे, आपको अमारत से फ़ारग कर देंगे। जो आप अमीर हैं ना उस पूरे मुल्क के, तंजीम इस्लामी के, आपको अमारत से फ़ारग कर देंगे। उन्होंने फिर मुझे बताया जी ये चीज़ें आ रही हैं अमीर साहब की तरफ से। किस तरफ से? हाफिज़ आकिफ सईद की तरफ से ये बातें आ रही हैं। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा ये फ़ैसला तो आपने करना है। अगर तो आपको लगता है कि मैं हक़ कह रहा हूं, मेरी बातें हक़ हैं, तो फिर ये आपको तय करना है कि आपने हक़ का इंतखाब करना है या फिर बातिल का। तो ख़ुद उन्होंने कहा कि आपकी वजह से तो मेरे ऊपर तंजीम इस्लामी का दजल चाक हो गया। तो फिर उस मुल्क की जो तंजीम इस्लामी की जितनी क़यादत है या जितनी आवाम है, वो अक्सरियत जो है उनके ख़िलाफ़ होगी, उनसे दूरी जो है वह इख्तियार करना शुरू कर दी। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, यानी उन्होंने भी, वो जो अमीर साहब थे तंजीम इस्लामी, उन्होंने भी मेरे ऊपर बार बार यही चीज़ डाली, यही दबाव डाला। उन्होंने बार बार यही कहा कि आप ऐसा करो, इस दावत को पब्लिक में लेकर आओ। और पब्लिक में लेकर आने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। बहरहाल अच्छा, होता क्या है, 2011 से लेकर 2015 तक अहमद ईसा ग्रास रूट लेवल पर यह दावत देता है। 2011 से लेकर 2015 तक अहमद ईसा ग्रास रूट लेवल पर दावत देता है। और 2013 में क्या होता है, 2013 में पाकिस्तान में, यानी कि जब अहमद ईसा दावत दे रहा होता है तो पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो अहमद ईसा के पीछे लग जाती हैं। एक दिन का फ़र्क पड़ता है, अहमद ईसा की इस दावत की वजह से अहमद ईसा को किडनैप करने की कोशिश की जाती है और अहमद ईसा ऐन वक़्त से पहले वहाँ से बच निकलता है। यानी कि जिस दिन अहमद ईसा को पकड़ने के लिए छापा मारा गया, उससे चंद घंटे पहले अहमद ईसा वहाँ से निकल गया। तो अब ज़ाहिर बात है, अब अहमद ईसा वहाँ कैसे रह सकता है। अहमद ईसा के ऊपर जब ज़मीन तंग हो गई, अब दो ही सूरतें हैं, या तो अहमद ईसा उनके हत्थे चढ़ जाए और ये आवाज़ बंद हो जाए, या फिर दूसरी सूरत यह है कि अहमद ईसा जो है वो डटे और इस आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाए, इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाए। लेकिन अब अहमद ईसा क्या करेगा? अहमद ईसा तो वही करेगा जो हक़ है। अहमद ईसा ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी करनी है, तुम दुश्मनी करो। अहमद ईसा वो करेगा जो हक़ है। लिहाजा अहमद ईसा फिर डटा। अहमद ईसा ने फिर ग्रास रूट लेवल से उठकर ये जो यानी कि आलमी सतह है, जहाँ जहाँ भी उर्दू बोलने वाले हैं, उस सतह पर यह आवाज़ पहुँचाने के लिए इन ज़राए का इंतखाब किया। फिर अहमद ईसा ने जब हक़ दुनिया के सामने लाया है, तो ज़रा आप अपनी अफवाज को पूछ लें, अपनी गुज़श्ता हुकूमत को पूछ लें, अपनी जो आपकी जो ये जो वज़ारत सेहत है या वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी है या फिर वज़ारत ये फ़ूड वगैरह है, इससे पूछ लें कि जो मुल्क के अंदर, ख़ास करके पंजाब के अंदर, जो कॉलेजों में, स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक्स पर पाबंदियाँ लगीं, जो खुराक के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, वो किस वजह से हुआ? अहमद ईसा की किताब की वजह से हुआ। अहमद ईसा ने सबसे पहले क्या किया, ये जो रिज़्क़ है इसके ऊपर किताब लिखी कि रिज़्क़ किस तरह तबाही मचाता है, रिज़्क़ की अहमियत और हैसियत क्या है, जो आप खाओगे वही बनोगे। अहमद ईसा ने जब ये हक़ाइक़ वाज़े किए, एक एक शय के बारे में हक़ाइक़ वाज़े किए, वो जो किताब है
वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद ने डाउनलोड की। वो किताब हर इदारे तक गई, हर जगह तक गई। उस किताब का फीडबैक यानी इतना फीडबैक आया कि मुझे हर तरफ से यही कहा गया कि आप इस दावत को पब्लिकली क्यों नहीं लेकर आते। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स की तरफ से फीडबैक आया, फ़ौज के जो आला अहदेदारान हैं, अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तरफ से आया, मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से आया, कि आप इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से आया। हर तरफ से ये यानी कि मुख्तलिफ जो अपने आप को उलमा कहलवाते हैं, जो वाक़तन अपने आप कहले, उनकी तरफ से भी आया। और मिसाल के तौर पर यहाँ तक कि ये जो लाल मस्जिद वाले मुल्ला अब्दुल अजीज़ साहब हैं, मुल्लाटा, ये जो है, इस मुल्लाटे ने क्या किया, इस मुल्लाटे ने और ये जो लाल मस्जिद, इन्होंने अहमद ईसा की उस दावत को अपने नाम से मंसूब करके फैलाना शुरू कर दिया। अहमद ईसा का लिटरेचर लेकर तो उसको अपने नाम से मंसूब करके आगे फैलाना शुरू कर दिया। बहरहाल ये सारे सबूत अहमद ईसा के पास हैं। ऐसा नहीं कि अहमद ईसा हवा में बातें कर रहा है, यह अहमद ईसा जो हक़ाइक़ हैं वो सामने ला रहा है तुम लोगों के ऊपर। ये जो तुम कहते हो ना, छुप के बैठा हुआ है, कमरे में घुस के बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है, कमरे में घुस के बैठा हुआ है, तो ये तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अहमद ईसा ना कभी छुपा था, ना छुपेगा, ना छुपा है, ना छुपा था, ना छुपा है और ना ही छुपेगा। अहमद ईसा तो मैदान में मौजूद है, अहमद ईसा तो मैदान में मौजूद है। अब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो तुम्हारे मुल्लाटे हैं वो कहाँ बाहर बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर अंदर कमरों में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जो मुख्तलिफ मीडिया वाले हैं, ये जो प्रोग्राम करते हैं, ये बाहर खुली हवा में करते हैं या फिर बंद कमरों में करते हैं। ऐसे में अगर उनको ये कहा जाए कि बाहर निकल के प्रोग्राम क्यों नहीं करते, ये बंद कमरों में रहकर क्यों करते हो, तो अक्ल केंदो ज़रा गौर करो। ऐसी बात करने वाला, उसकी अकल ठिकाने पर हो सकती है? ऐसा शख्स जो है वो अक्लमंद हो सकता है? ऐसी बात करने वाला अक्लमंद हो सकता है या इंतहाई बेवकूफ़ होगा? उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता। बहरहाल ये बातें क्यों आपके सामने रखी जा रही हैं? ये बातें इसलिए आपके सामने रखी जा रही हैं कि अहमद ईसा जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि उठकर छू मंतर करके तो सामने आ गया। नहीं, अहमद ईसा की अपनी एक तारीख़ है। तो अहमद ईसा छू मंतर करके सामने नहीं आ गया, बल्कि अहमद ईसा ग्रास रूट लेवल से आया है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता बढ़ता स्टेज पर आया है। और इससे पहले अगर तुम लोग अंधे थे, तुम्हारे कान बांधते, तुम्हारी आंखें बांधती, इसमें अहमद ईसा क्या कसूर है? लिहाजा ना तो अहमद ईसा जो है वो शोहरत का तलबगार है और ना ही अहमद ईसा छू मंतर करके सामने आ गया, बल्कि अहमद ईसा ने 2016 में, 2017 में, 2018 में क्या किया? डॉक्यूमेंट्री सामने लेकर आया, बाकायदा किस्त वाइज एक एक बात को हर लिहाज से, हर पहलू से खोल कर सामने रखा। और मज़े की बात यह है कि अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो अहमद ईसा उस डॉक्यूमेंट्री में अपना नाम बताता, अपनी शक्ल दिखाता। मज़े की बात यह है 2016, 2017, 2018 जब अहमद ईसा डॉक्यूमेंट्री पेश कर रहा है, दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट्री पेश करने वाला कौन है। नाम नहीं बताया, शक्ल नहीं दिखाई, हालांकि जो डॉक्यूमेंट्री है उसके मिलियंस में व्यूज़ थे, मिलियंस में, सैकड़ों जगहों पर, हज़ारों जगहों पर लोग अपलोड करते थे, हज़ारों कमेंट्स, हज़ारों लाइक्स, यहाँ तक कि एक एक पार्ट के एक एक किस्त के 50-50 हज़ार शेयर्स होते थे, 60-60, 70-70 हज़ार शेयर्स होते थे, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन, 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ होते थे फेसबुक पर। और किसी एक जगह पर अपलोड नहीं हुई थी, सैकड़ों हज़ारों जगहों पर। हर शख्स ये कहता था कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला कौन है, इसके पास इंतहा का इल्म है, इसने तो हर बात खोल खोल कर रख दी। अक्सरियत ये कहती थी भाई सामने आओ, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, आप हो कौन? आप तो इंतहाई बड़ा दिमाग हो, आपके पास तो बहुत इल्म है, आपने तो एक एक बात खोलकर वाजे कर दी, आपने तो हर एक का दजल चाक कर दिया। फिर भी अहमद ईसा सामने नहीं आया, बल्कि उसके बाद अल किताब जब तक नहीं आई, अहमद ईसा सामने नहीं आया। अहमद ईसा उस वक़्त सामने आया जब हर एक तक ये दावत पहुंच गई, हर एक तक दावत पहुंच गई।
जब हर एक तक बात पहुंच गई, दावत पहुंच गई, उसके बाद अहमद ईसा सामने आया। अहमद ईसा ने ऐलान किया। क्योंकि अहमद ईसा को इल्म था, अगर मैं पहले ही शुरू में ही आकर यह कहूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो मुल्लाटों ने ग्राउंड ही ऐसी बना दी हुई है कि लोग हसद और बुग़्ज़ की वजह से इस बात को सुनेंगे ही नहीं, इस दावत को सुनेंगे ही नहीं। और आज ईमेल्स आ रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी पहले तो हमें, यानी कि जब आपने दावा किया, सामने आए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा आया, हमने भी आपको गालियाँ दी, हमने भी आपको बुरा भला कहा। लेकिन जब बाद में हमें पता चला कि ये तो वही शख्स है जो नबा 7 वाला है, ये तो वही शख्स है जिसने डॉक्यूमेंट्री पेश की थी, ये वही शख्स है जिसने हलाल तैयब पर जो है वो किताब लिखी थी, जिसने हक़ाइक़ खोल कर वाज़े किए थे, तो उस वक़्त हम सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि ये बंदा गलत हो।